नमस्कार मित्रों, कहानीमाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे सभी मित्रों को आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रस्तुत है गणेश शंकर विद्यार्थी की कहानी मातृभूमि की ज़बानी। आज़ादी की आग मेरे सभी क्षेत्रों में फैल चुकी थी। घर घर स्वतंत्रता प्राप्ति का गान गाया जा रहा था। क्रांतिवीर हर साधन का प्रयोग कर भारत की आज़ादी के लिए प्रचार कर रहे थे। ऐसा ही क्रांतिवीर गणेश शंकर विद्यार्थी था, जो निडर और निष्पक्ष पत्रकार तो था ही, समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ भी था, जिसे अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की क्रूर नीति का शिकार उन्मादी भीड़ का ग्रास बनना पड़ा। मुझे पीड़ा होती है यह देखकर कि यह उन्मादी भीड़ आज भी तैयार है किसी ऐसे ही अन्य विद्यार्थी को अपना शिकार बनाने के लिए। गणेश शंकर का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में स्थित उनके ननिहाल में हुआ था। उनके पिता मुंशी जय नारायण लाल श्रीवास्तव फतेहपुर के निवासी थे। उस समय वह ग्वालियर रियासत में गुना जनपद के मुंगावली कस्बे में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे। उनकी माता गोमती देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गणेश की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की शुरुआत मुंगावली में ही हुई। उनकी प्रतिभा व मेहनत दोनों उनकी शिक्षा में नजर आने लगी। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। किसी भी पाठ को वह बड़ी सरलता से और जल्दी याद कर लेते थे। पहले तो उन्हें घर पर ही उर्दू की शिक्षा दी गई, फिर उनका दाखिला घर के निकट एक पाठशाला में करवा दिया गया। चूंकि बाबू जय नारायण का तबादला मुंगावली से भेसला हो गया, अतः उन्होंने 1905 में अंग्रेजी मिडिल परीक्षा पास कर ली। इसके पश्चात एंट्रेंस परीक्षा पास करके वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, अतः इलाहाबाद के कायस्थ कॉलेज में वे दाखिल हो गए। लेकिन उन दिनों उनके परिवार की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें कुछ समय बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, किंतु उनके विचार सदा उच्च रहे। वह इस संसार को एक विश्वविद्यालय और स्वयं को उसका एक विद्यार्थी मानने लगे। यही कारण था कि उन्होंने अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द के स्थान पर विद्यार्थी शब्द जोड़ लिया था। इसी बीच 4 जून 1909 को उनका विवाह हो गया। यद्यपि विद्यार्थी का नियमित अध्ययन लगभग छूट चुका था, किंतु उनमें पढ़ने की ललक बरकरार थी। पढ़ाई छूटने पर वह इलाहाबाद से कानपुर आ गए। उन्हीं दिनों उनका ध्यान पत्रकारिता की ओर चला गया। वह इलाहाबाद से निकलने वाले अखबार कर्मयोगी को नियमित पढ़ा करते थे। वह हिंदी का क्रांतिकारी व विदेशी अखबार समझा जाता था। विद्यार्थी जी उस अखबार से काफी प्रभावित थे। नवंबर 1909 में एक दिन विद्यार्थी अपने दफ्तर में कर्मयोगी पढ़ रहे थे। उसके साथ वह पुराने नोट जलाने का काम भी करते जा रहे थे जहां वह कार्य करते थे। तभी कार्यालय के एक अंग्रेज अधिकारी ने आकर उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं पुराने नोटों को जला रहा हूं। विद्यार्थी ने निर्भीकता से उत्तर दिया, लेकिन तुम तो अखबार भी पढ़ रहे हो। यह सरकारी काम के प्रति असावधानी है, अंग्रेज रौब से बोला। अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। इस पर विद्यार्थी जी ने तत्काल नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इलाहाबाद के अखबार कर्मयोगी ने विद्यार्थी जैसे हजारों नौजवानों को आज़ादी का दीवाना बना दिया था। विद्यार्थी जी पहले से ही कर्मयोगी से प्रेरित थे। इलाहाबाद आकर वह पंडित सुंदरलाल जी से मिले, जो यह अखबार निकालते थे। कानपुर में बहुत से देशभक्त युवक जल्दी ही उनके मिशन से जुड़ते चले गए। कर्मयोगी की आवाज़ बुलंद हो चुकी थी, किंतु वह 10 महीने बाद ही बंद हो गया। स्वराज भी 1 साल पूरा नहीं कर सका। वह अंग्रेज़ों के कोप का शिकार हो गया।
उसके 8 संपादकों को जेल भेजा जा चुका था, किंतु तब तक विद्यार्थी जी एक लोकप्रिय पत्रकार, निबंध लेखक और नेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली सरस्वती नामक पत्रिका के लिए भी अपनी कलम चलाई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके लेखन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सरस्वती में काम करने का प्रस्ताव रखा। विद्यार्थी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1 साल तक सरस्वती में कार्य करने लगे। विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रभा का भी कुछ दिनों तक संपादन किया। यह प्रमुखतः एक राजनीतिक पत्रिका थी। इसके माध्यम से विद्यार्थी जी को अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रचारित करने का मौका मिला। विद्यार्थी ने कुछ दिनों तक अभ्युदय पत्र के लिए भी कार्य किया। वहां वह सितंबर 1913 तक रहे। ये सभी पत्र पत्रिकाएं विद्यार्थी जी की मंजिल नहीं थी। उन्होंने स्वयं प्रताप नामक एक अखबार निकालने का निश्चय किया। उनके मन की बात पंडित सुंदरलाल जी तक पहुंची तो उन्होंने पत्र द्वारा विद्यार्थी जी को संभल कर अखबार निकालने की सलाह दी। नवंबर 1913 में कानपुर में पीली कोठी से प्रताप का प्रकाशन शुरू हुआ। गणेश जी ने इसका नामकरण महाराणा प्रताप व प्रताप नारायण मिश्र की स्मृति में किया था। शुरुआत में इस अखबार में 16 पृष्ठ थे। तब वह साप्ताहिक था, किंतु बाद में उसकी पृष्ठ संख्या 40 तक पहुंच चुकी थी। प्रताप समाचार पत्र का लक्ष्य व्यक्तिगत चरित्र को ऊपर उठाना था, सामाजिक व राजनीतिक जागृति लाना था। वर्ष 1920 में यह पत्र कुछ महीनों तक दैनिक भी रहा, किंतु पुनः साप्ताहिक कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस का प्रभाव देश भर में बढ़ने लगा। सन 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ में अपना अधिवेशन किया। उसमें कांग्रेस के गरम दल व नरम दल के नेता शामिल हुए। गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक भी विशेष तौर पर वहां आए थे। विद्यार्थी जी ने उनसे मुलाकात की और कानपुर आने का आग्रह किया। विद्यार्थी जी की लोकप्रिय छवि के कारण वे दोनों कानपुर चले आए। वहां गांधी जी को प्रताप के कार्यालय में ठहराया गया और तिलक को एक धर्मशाला में। कानपुर में उनके स्वागत के लिए पूरा नगर सजाया गया था। शाम को तिलक ने भाषण भी दिया। विद्यार्थी जी के प्रयास से वहां लाखों लोग एकत्रित हुए थे। तिलक के विचारों के प्रभाव से विद्यार्थी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। एक दिन देश पत्र के संपादक बटुक देव शर्मा का एक पत्र विद्यार्थी जी को मिला। वह एक क्रांतिकारी थे और गिरफ्तारी से बचकर बेगूसराय में रह रहे थे। विद्यार्थी जी ने उन्हें बुलाने के लिए प्रताप में ही एक गुप्त संदेश प्रकाशित करवा दिया। परिणाम स्वरूप बटुकदेव कानपुर आकर विद्यार्थी जी से मिले। इस संदेश से कानपुर के कलेक्टर को शक हो गया। उसने विद्यार्थी को बुलाकर कड़ी पूछताछ की। विद्यार्थी ने उसकी बातों का सीधा व सटीक जवाब दिया। यदि फ्रांस या जर्मनी ने इंग्लैंड पर कब्जा किया होता और आप मेरी तरह किसी अखबार के संपादक होते तो आप अपने देशभक्तों के लिए क्या करते? विद्यार्थी जी तब तक आंदोलन के रंग में पूरी तरह रंग चुके थे। खादी का कुर्ता, धोती, सिर पर गांधी टोपी, गले में दुपट्टा और आंखों पर मोटे शीशे का चश्मा आदि उनकी पहचान बन चुके थे। सन 1923 में ही फतेहपुर में एक विशाल राजनीतिक सम्मेलन हुआ। पहले दिन सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। दूसरे दिन श्यामलाल जी के अनुरोध पर विद्यार्थी जी अध्यक्ष बने और बहुत जोशीला भाषण दिया। इस कारण उन्हें दफा 124A के तहत 1 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। विद्यार्थी जी 1 वर्ष तक नैनी जेल में रहे। विद्यार्थी जी क्रांतिकारियों से बहुत स्नेह रखते थे। प्रताप में क्रांतिकारियों की प्रशंसा की जाती थी।
सन 1925 में जब क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटा तो विद्यार्थी जी ने उनकी वकालत की व्यवस्था की और उन्हें बचाने के लिए सरकार से अनुरोध भी किया। उन लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए वे अनशन पर भी बैठे थे। विद्यार्थी जी ने काकोरी के शहीद नामक पुस्तक लिखी जो हाथों हाथ बिक गई। प्रायः प्रताप के माध्यम से विद्यार्थी जी सरकारी कुशासन की आलोचना किया करते थे, इसलिए कई बार प्रताप व विद्यार्थी जी को अंग्रेजों का कोपभाजन बनना पड़ा। अपने निर्भीक लेखों के कारण उन्हें 5 बार जेल जाना पड़ा। कई बार प्रताप से जमानत भी मांगी गई थी। एक बार विद्यार्थी जी पर राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया। वहां उन्हें सी श्रेणी की कैद में रखा गया तथा एक कुर्ता, कच्छा, लंगोट, लोटा व एक कंबल दिया गया। जब वे कुर्ता व कच्छा धोते तब लंगोट पहनते थे। एक बार वे लंगोट पहने बैठे थे और प्रताप पढ़ रहे थे, तभी अचानक बैरक में जेल सुपरिटेंडेंट आ गई। विद्यार्थी जी ने तुरंत प्रताप को लंगोट में खोसा और कंबल ओढ़कर खड़े हो गए। तलाशी लेने पर पुलिस को प्रताप नहीं मिला। सन 1930 में विद्यार्थी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रांत का प्रथम सत्याग्रह डिक्टेटर बनाया गया। उनके उत्तेजक भाषणों के कारण उन्हें गिरफ्तार कर 1 साल के लिए हरदोई जेल में बंद कर दिया गया। 9 मार्च 1931 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। 23 मार्च 1931 को देश के 3 सपूतों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। कानपुर में उसकी गंभीर प्रतिक्रिया होने की संभावना थी। अंग्रेजों ने जनता का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अपनी क्रूर नीति चली, फूट डालो और शासन करो। उन्होंने सांप्रदायिक दंगा करा दिया। विद्यार्थी जी घर में बीमार पड़े थे। उनके एक मित्र रामरतन गुप्त ने उन्हें इस दंगे की सूचना दी। इस दंगे में लगभग 500 लोगों की जानें गई, हजारों लोग घायल हो गए, लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई, अनेक मंदिर मस्जिद जलाए गए। विद्यार्थी जी ने लोगों को शांत करने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सैकड़ों हिंदुओं और मुसलमानों को बचाया। जिधर मारकाट होने की खबर मिलती वह उधर ही चल पड़ते। 25 मार्च 1931 के दिन वह 2 मुस्लिम कार्यकर्ताओं के बुलाने पर दौड़े चले गए। वह मुसलमानों के मोहल्ले से होकर महावीर की मठिया तक पहुँचे और वहाँ मुसलमानों को शांत करने लगे। वहाँ उन्होंने कई हिंदू परिवारों को भी बचाया। तभी पीछे से मुस्लिम दंगाइयों का शोर सुनाई दिया। उनमें से एक चिल्लाया, यही है गणेश शंकर विद्यार्थी, जान से मार दो इसे, बचकर जाने ना पाए। दूसरा चिल्लाया। दंगाइयों ने दोनों मुस्लिम स्वयंसेवकों को पहले ही मार डाला था, जो विद्यार्थी जी के साथ शांति स्थापित करने का कार्य कर रहे थे। बाद में वे विद्यार्थी जी की ओर दौड़े। विद्यार्थी जी पीठ दिखाकर नहीं भागे, बल्कि निडरतापूर्वक बोले, अगर मेरे खून से आपको शांति मिलती है तो अभी उनका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दंगाइयों ने उन पर कई वार किए। विद्यार्थी जी वहीं गिर पड़े और हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। मातृभूमि ऐसे वीर सपूत को शत शत नमन करती है और यह खेद भी व्यक्त करती है कि मेरा होनहार प्यारा सा क्रांतिवीर इस उन्मादी भीड़ का शिकार हो चला था।